हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग जो है क्लास ज्वाइन करो। गुड इवनिंग रुचि। और तब तक मेरे को एक बार ये सब बता दो, आप लोग की जो ऑडियो वीडियो है वो आप लोगों को क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? रुचि 2 दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई बेटे, कल तो आपकी क्लास ही नहीं हुई थी। परसों की जो क्लास नहीं देख पाए आप वो देख लेना। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जो हमारे ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है ये कंप्लीट आज हम कर देंगे और उसके बाद जो हमारा इवनिंग में नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, इवनिंग में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जो विंड इरोजन है। विंड इरोजन के द्वारा जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेस लेवल ऑफ इरोजन हमने पढ़ लिया था। लास्ट जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बेस लेवल क्या होता है। अगर किसी को बेस लेवल का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार बता दो, मैं दोबारा से आपकी जो रिवीजन है बेस लेवल की वो करवा दूंगी। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारा बेस लेवल ऑफ इरोजन से। आपका बेस लेवल क्या होता है? देखो, बेस लेवल क्या होता है, एक लिमिट होती है मैक्सिमम वर्टिकल इरोजन की। यानी कि गुड इवनिंग सविता। ठीक है, तो जो बेस लेवल है, बेस लेवल क्या है कि कोई भी आपका जो नदी है ना, नदी की वर्टिकल जो इरोजन करती है ना रिवर, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि जो मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ जो नदी आपका इरोजन करती है उसकी एक लिमिट होती है। यानी कि इस लिमिट के बाद नदी अपनी घाटी को और ज्यादा गहरा नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे जो वर्टिकल इरोजन है इस लाइन के बाद रुक जाता है। इसको बोला जाता है आपका बेस लेवल। यानी कि इस लेवल के बाद किसी भी नदी का इरोजन नहीं होता। ठीक है, इस किसी भी नदी का नहीं, किसी भी लैंड फॉर्म का इरोजन नहीं होता इस सीमा के बाद। इसको बोला जाता है आपका बेस लेवल। और आपका बेस लेवल का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? बेस लेवल का कंसेप्ट आपका दिया है JW पावेल ने। और कब दिया है? 1875 में। याद रखना, आप एक तरीके से सी लेवल को बेस लेवल बोल सकते हो। ये देखो, जब आपको पता है आपकी नदी जब ओशियन में गिर जाती है, क्या ओशियन में गिरने के बाद भी नदी इरोजन करेगी? नहीं ना। तो सी लेवल वो लेवल होता है जहां पे आपकी नदी अपना बेस लेवल पा जाती है और उसके बाद नदी जो है वो इरोजन नहीं करती। अब आपके कुछ इरोजनल इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। यानी कि नदी जो इरोजन करती है उसकी वजह से आपके कुछ लैंड फॉर्म बनते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आपके इरोजनल लैंड फॉर्म। आपको क्या करना है, एक पेज यानी कि एक पेज ले लेना है खाली, उस पेज पे लाइन लगा लेनी है। इधर लिखने हैं इरोजनल लैंड फॉर्म, इधर लिखने हैं डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। ये तो है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म बाय रिवर और ये है आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय रिवर। यानी कि आपके इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बने और डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म बने हैं उन्हें लिख कर ऐसे याद करोगे लिस्ट बनाकर। क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या इनमें से कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो वो आपको कैसे लर्न होंगे? जब इस तरीके से आप सभी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म को याद करोगे ना,
तब आपको याद होगा इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब सबसे पहले आता है आपका रिवर वैली। रिवर वैली को यानी कि आपका नदी घाटियां, और इन नदी घाटियों को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आप वी शेप वैली भी बोल सकते हो। जो आपकी ये रिवर वैली बनती हैं ये आपका यूथ स्टेज में बनती हैं, ठीक है। ये जो आपकी रिवर वैली बनती है ये यूथ स्टेज में बनती हैं। अब देखते हैं, पहले इसको इरेज करके एक बार बता देती हूँ कि आपकी रिवर वैली कैसे बनती है। ये देखो, ये आपके पहाड़ हैं, ठीक है। तो अब यहां से आपकी नदी ऐसे गिरती है, ठीक है। जब नदी ऐसे वर्टिकली गिरेगी ना तो ये जो पहाड़ है ना इसमें कैसी आपकी इरोजन होगा, ऐसे वी शेप में आपका पहले जो नदी है वो कटाव करेगी। इसको बोला जाता है रिवर वैली। ये होता है आपका वी शेप, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका रिवर वैली। जब नदी ऐसे काटने लगती है, ऐसे मतलब यानी कि आपके जो किनारे होते हैं ये देखो ऐसी शेप होती है। कैसी शेप होती है, ये कनकेव होती है या कन्वेक्स। आपकी जो सबसे पहले जो शेप होती है रिवर की वो होती है कन्वेक्स। ये देखो कन्वेक्स शेप है, टिप है, और ये शेप ये कन्वेक्स शेप है और वी शेप वैली बनती है। सबसे पहले कहते हैं, हिंदी में देख लो, नदियों द्वारा निर्मित घाटियां महत्वपूर्ण अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं। अब सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो आपकी रिवर वैली है या वी शेप वैली है ये इरोजनल लैंड फॉर्म है, इरोजन की वजह से बना है। नदी से उत्पन्न घाटियों का आकार और आयाम कटाव के नदी चक्र के चरणों की प्रकृति के साथ बदलते रहते हैं। यानी ये कहते हैं कि आपका जो ये रिवर वैली है ना, ये जो नदी घाटी है इसका जो शेप और साइज है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आपकी रिवर की साइकिल चेंज होती रहती है, आपकी रिवर की स्टेजेस चेंज होती रहती है। आपकी यूथ स्टेज में अलग शेप बनेगी, मैच्योर स्टेज में अलग स्टेज बने आपकी अलग शेप बनेगी, और ओल्ड स्टेज में अलग चीजें बनेगी। उसके बाद ये कहते हैं घाटी का निर्माण कटाव के नदी चक्र के युवा चरण में हुआ। आपकी ये जो रिवर वैली है, रिवर वैली कौन सी स्टेज में बनती है, सबसे पहली यूथ स्टेज में। ये देखो ये आपका माउंटेन है ना, इस माउंटेन पे जब नदी ऐसे वर्टिकली गिरती है ना तो क्या करती है, आपके जो माउंटेन है माउंटेन को पहले इस शेप में काटना शुरू करती है, और इसको बोला जाता है आपका वी शेप वैली, ठीक है। ये कहते हैं ये जो वैली होती है ये बहुत ज्यादा डीप होती है और बहुत भीड़ी होती है। और जो वैली के यानी कि आपकी जो घाटी है, घाटी के दोनों साइड क्या होता है, बोथ द वैली साइड मीट टुगेदर एट द वैली फ्लोर एंड थस वाटर ऑलवेज टचेस द वैली साइड। ये क्या कहता है, हिंदी में देख लो कि घाटी बहुत गहरी और संकरी होती है। ये देखो आपकी घाटी, ये देखो इस तरीके से आपकी घाटी बनती है। घाटी आपकी देखो कितनी संकरी है, कितनी भीड़ी सी है ना, और बहुत गहरी भी है। और जो घाटी के दोनों किनारे हैं, घाटी के तल पर यहाँ पर एक साथ दोनों मिलते हैं और पानी हमेशा घाटी के किनारों को छूता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो क्या किसी ने जो आपका एक सॉन्ग आता है शिवा भगवान पर है, केदारनाथ सॉन्ग है, नमो नमो जी शंकरा। उसमें जब वो चढ़ाई करते हैं ना तो आपका ना एक पानी बहता हुआ दिखाते हैं बहुत ही भीड़ी सी जगह से, उसको हम वी शेप वैली बोलते हैं। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो दोबारा से ध्यान दे के देखना। उसको बोलते हैं इस प्रकार की वी आकार की घाटियां डाउन कटिंग। डाउन कटिंग क्या होता है, यानी कि नीचे की तरफ आपका क्या करते हैं, इरोजन ज्यादा करती है। यानी कि जब आप यूथ स्टेज में पहाड़ों पर होती हैं नदियां, नदियां आपकी चौड़ाई कम करती हैं, यानी कि चौड़ाई नहीं करती हैं, चौड़ाई को नहीं बढ़ाती है बल्कि गहराई ज्यादा बढ़ाती हैं, नदियों की चौड़ाई को नहीं बढ़ाती है।
और इसको बोलते हैं डाउन कटिंग। डाउन कटिंग यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल जब इरोजन होता है, यानी कि वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कटाव या वैली का जब डीपनिंग होती है वो बहुत ज्यादा तेज रेट से होता है। ठीक है, ये कहते हैं आगे चलकर ये जो वी शेप वैली होती है बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है और इनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और जिनमें पुरानी अवस्था के दौरान बहुत ही हल्की ढलान वाली अवतल घाटियों की ओर ढलान होती है। आप देखो ये जो वी आकार की घाटी है ना, इनका भी रूप अब दो प्रकार से चेंज हो जाता है। एक को बोला जाता है आपका एक का आपको बोला जाता है गोर्जिस और दूसरा को बोला जाता है आपका कैनियन। अब ये गोर्ज और कैनियन क्या होते हैं ये आपको बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन शेप पे देखना, ये आपकी पहले वी शेप वैली बनी। रुक जाओ एक बार, पहले आपकी ये वी शेप वैली बनी ऐसे। अब इस वी शेप वैली की जो शेप है वो चेंज हुई। देखो अब ये वी शेप वैली कैसे होगी, ऐसे। ये हो गए गोर्ज, और गोर्ज का भी जो बड़ा रूप होता है ये हो गए आपके कैनियन। आया समझ में बेटे? गोर्ज में, कैनियन में और वी शेप वैली में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? ये जो सबसे पहले आपके माउंटेन कटते हैं कन्वेक्स शेप में होते हैं आपके वी शेप वैली। जब वी शेप वैली का इरोजन और ज्यादा हो जाता है तो आपके बनते हैं गोर्ज। गोर्ज का भी जब इरोजन ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बनते हैं आपके कैनियन। आया समझ में बेटे? जल्दी से बताओ मेरे को, आपका वी शेप वैली, गोर्ज और कैनियन कैसे बनते हैं? ये आपका वी शेप वैली है, ये आपके गोर्ज हैं और ये आपके कैनियन है। सबसे पहले बनता है आपका वी शेप वैली। वी शेप वैली आपका एक इरोजनल फीचर है। उसके बाद बनता है आपका, उसके बाद आपका गोर्ज बनता है और गोर्ज के बाद कैनियन बनते हैं। ठीक है, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। अब हमने वी शेप वैली तो पढ़ ली है, अब पढ़ लेते हैं गोर्ज। ये देखो आपकी वी शेप वैली कैसे बनती है। A river discharge is low in the upper course and so the river only has enough energy to erode. देखो जब आपकी रिवर यूथ स्टेज में होती है ना, तब जो रिवर है ना बहुत ज्यादा इरोजन करती है। उसका जो वेदरिंग करने की क्षमता होती है, इरोजन करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये देखो सबसे पहले ये ऐसे ऐसे, और आपकी ये देखो ये बन गई वी शेप वैली। ठीक है, अब आपका ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो डायग्राम दिखा रही है ना, ये वी शेप वैली की है। ऐसे ही आप जब वो केदारनाथ सॉन्ग सुनोगे ना, उसमें भी ऐसे ही पानी बह रहा है इतनी भीड़ी सी जगह से। वो आपके गोर्ज और कैनियन होते हैं, आपके वी शेप वैली भी होती है। बस वी शेप वैली में, गोर्ज में, कैनियन में किसका डिफरेंस है? उनके साइज का। वी शेप वैली सबसे पहले बनते हैं, उनकी जो शेप होती है वो बहुत भीड़ी होती है। वी शेप वैली से थोड़ा सा जो चौड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं गोर्ज। गोर्ज का भी जो बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं आप कैनियन। ठीक है, ये देखो ये आपकी क्या है, ये आपको सारी वी शेप वैली यहाँ पे दिखाई गई है। अब आते हैं आपके गोर्जेस। देखो, गोर्जेस एंड कैनियन रिप्रेजेंट वेरी डीप एंड नैरो वैली हैविंग वेरी स्टीप वैली साइड स्लोप। ठीक है, आपकी दीवार जैसी ऐसे, एक मिनट, ये देखो ये आपकी वी शेप वैली ऐसी थी, आपके जो गोर्ज हैं वो ऐसे बनेंगे। फिर ये आपके गोर्ज बन गए और ये आपके कैनियन बन गए। तो गोर्ज और कैनियन क्या है, वो भी बहुत ज्यादा गहरे और आपके क्या है, संकरे घाटियां होती हैं। ठीक है, जिनका दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली अ वेरी डीप एंड नैरो वैली इज कॉल्ड अ गोर्ज। ठीक है, और गोर्ज का भी जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कैनियन। आपको ये ऑर्डर में लगाना आ सकता है। ठीक है, तो आपको तो पता है, अब आप ऑर्डर तो लगा दोगे। सबसे पहले होता है आपका वी शेप वैली, वी शेप वैली के बाद आपके गोर्ज, गोर्ज के बाद बनते हैं आपके कैनियन। ठीक है,
अब आपके गोर्ज क्यों बनते हैं? Gorge are formed due to active down cutting of the valley. गोर्ज आपके तब बनते हैं जब यहां से भी ज्यादा आपका इरोजन, यानी कि इरोजन जब आपका बढ़ जाता है। किसकी वजह से आपके ये गोर्ज बनते हैं? आपकी पोर्ट होल। पोर्ट होल किसकी वजह से बनते हैं? पोर्ट होल आपकी फर्स्ट स्टेज में बनते हैं। पोर्ट होल क्या होता है? जब वर्टिकल इरोजन होता है, आपका पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, तो एब्रेशन की वजह से आपके ऐसे नीचे क्या हो जाते हैं, ये इतने बड़े बड़े गोले हो जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका एब्रेशन। जैम क्रिएटर एंड कैल्डेरा के क्या होता है सविता? क्रिएटर और जो कैल्डेरा है ना, वो सबसे पहले तो होता है आपका क्रेटर। क्रेटर और कैल्डेरा ये आपका वोल्केनो के द्वारा बनता है। सबसे पहले ये क्या होता है, एक बार मैं ये समझा दूं, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये देखो आपका पोर्ट होल कैसे बनता है। जब पानी पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिरता है, तो नीचे धरती पर ऐसे छेद हो जाते हैं। वो छेद किसकी वजह से होते हैं? आपके एब्रेशन की वजह से। ऐसे ही आपके ये गोर्ज बनते हैं, ठीक है। और यूथ स्टेज में आपके गोर्ज और कैनियन बनते हैं। गोर्ज आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू रिसेशन ऑफ वाटरफॉल, यानी कि जब आपका जलप्रपात पीछे की तरफ हटता है, तब भी आपके गोर्ज बनते हैं। मोस्टली जो आपकी हिमालय की रिवर है, वो बहुत ज्यादा डीप और गहरे गोर्ज बनाती हैं। आपके गोर्ज कैसे बनते हैं? ये देखो, ये पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है, तो ऐसे आपके क्या बनते हैं, ऐसी एक खाइया सी जो बन जाती है, इनको बोला जाता है आपका गोर्ज। आपकी जो मोस्टली जैसे आपकी सिंधु नदी है, यानी कि आपकी इंडस रिवर है, इंडस रिवर भी बहुत गहरा गोर्ज बनाती है। आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत गहरा गोर्ज बनाती है, जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है। ऐसे ही आपकी जो सतलुज रिवर है, वो भी बहुत ज्यादा गहरा गोर्ज बनाती है। ये जब ड्रेनेज बेसिन पढ़ाऊंगी तब भी मैं बता दूंगी, ठीक है। हिंदी में देख लो कि घाटियां, यानी कि गोर्ज और कैनियन बहुत गहरी और संकरी घाटियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें किनारे बहुत खड़ी ढाल वाले होते हैं। और ये युवा चरण के दौरान, यानी कि आपकी जो यूथ स्टेज होती है नदी की, उस टाइम पे ये बनते हैं। और कैसे बनते हैं? आपकी जैसे पोर्ट होल प्रक्रिया होती है, उसकी तरह बनते हैं, ठीक है। तो अब मैंने दोनों का शेप दिखा दिया आपको। आपके कुछ जो गोर्ज है ना, वो रिसेशन वाटरफॉल के पीछे हटने की वजह से भी बनते हैं। जैसे आपका वाटरफॉल पहले ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन जब ये वाटरफॉल का ऐसे इरोजन हो जाता है, तो सिर्फ ये वाली चीज बच जाती है, ये खड़ी ढाल वाली चीज बच जाती है। तो यहाँ से जब पानी नीचे गिरता है, तो इसकी वजह से भी आपकी ये बहुत संकरी क्या बन जाती है, बहुत संकरी खाइया बनती है, और इसकी वजह से भी आपके गोर्ज बनते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके हुंड्रुगढ़ गोर्ज, जो आपकी सुवर्ण रेखा नदी है रांची में, वहां पे आपका जो गोर्ज है वो बनाती है ये सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। आपकी ऐसे ये बहुत सारी नदी है। दशमगढ़ गोर्ज है, दशमगढ़ कांची रिवर पर। आपका पेरूगढ़ गोर्ज है कोयल नदी पर। चचाई गोर्ज है बिहार रिवर, ठीक है। आपकी केवती गोर्ज है महा, महा महाना रिवर पर। तो ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके? गोर्ज के। आपका फेमस एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आप याद कर लेना, आपकी सिंधु नदी गोर्ज बनाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गोर्ज बनाती है। बुर्जी नामक स्थान पर जो आपकी सिंधु नदी काट देती है आपके, ठीक है, आपके हिमालय को, तो वहां पे एक गोर्ज बनाते हैं, बहुत गहरी खाई बना देती है। सर्च करके देखा करो ये चीजें। झरनों की मंदी के कारण बनने वाली महत्वपूर्ण घाटियों में ये सुवर्ण रेखा नदी, परहुंड्रू घाटी, ठीक है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब उसके बाद ये देखो, आपका जो ग्रैंड कैनियन है, जो कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो रिवर है आपकी यूएसए की, एरिजोना स्टेट में है। वहां पे आपका कोलोराडो रिवर क्या बनाती है? कैनियन बनाती है, जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैनियन है आपका ये वर्ल्ड का। ठीक है, आपकी जो इंडस रिवर है वो भी हिमालय की रेंजेस को काटती है, और वहां पे आपका एक 1700 गहरा डीप गोर्ज और कैनियन बनाती है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। ठीक है, इंडस नदी का। अब सविता ने पूछा कि मैम क्रेटर और कार्डेरा क्या होता है। ये देखो, ये आपका क्या है, ये वोल्केनो है, ये आपका ज्वालामुखी है। यहाँ से क्या होता है, आपका ज्वालामुखी बाहर आता है। तो इस सर्कुलर, ये जो आपका सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है आपका क्रेटर। और जब ये क्रेटर का जो रूप है वो और बड़ा हो जाता है, किसकी वजह से बड़ा होता है, जब बार बार ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है, ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है, तो इसका ये जो साइज है, बाहर का जो इरोजन है, ये बाहर की जो मिट्टी है ये परत उतर उतर कर अंदर गिर जाती है, और इसका ये जो रूप है ये चौड़ा हो जाता है। इसको बोला जाता है आपका कार्डेरा। ठीक है, ठीक है सविता, आ गया समझ में आपको कार्डेरा क्या होता है। आ गया बेटे समझ में सविता। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोर्ज एंड कैनियन। ये देखो, इस गोर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है। पहले देखो, आपकी नदी ने ये जो साइड की रॉक्स है इनको नहीं काटा था, लेकिन बाद में जो नदी क्या करती है, इस साइड वाली रॉक को भी काटना शुरू कर देती है, और इसका ही जो एक्सटेंडेड रूप होता है ये आपका क्या होता है, कैनियन होता है। ये देखो, आपकी पहले ये जो बीच में ये आपको रोक दिख रही है ना, ये और भी ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ तक जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले पानी नहीं था, थोड़ा बहुत पानी था पहले। ये कैसा था, पहले देखो ये आपकी रोक ऐसे थी, और आपका चारों तरफ क्या था, पानी था। उस पानी ने क्या किया, ये जो बीच में रोक है इसको कट कर दिया, इसका इरोजन शुरू कर दिया, और इसकी शेप कैसी हो गई, ऐसी। और इसको बोला जाता है आपका कैनियन। तो आई होप आप सबको ये जो गार्ज और कैनियन में डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आपको क्या है, गोर्ज और कैनियन में जो है आपको मीनिंग समझा रखा है। ये सबसे ज्यादा जो आपका देखो, सबसे जो नैरो स्ट्रक्चर है, सबसे नैरो स्ट्रक्चर है आपका किसका, रिवर वैली का या वी शेप वैली का। उसके बाद ये वी शेप वैली का इरोजन जब और ज्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है आपका गोर्ज। और गोर्ज का भी जो बड़ा या एक्सटेंडेड रूप है वो है आपका कैनियन। विद एग्जांपल और पिक्चर्स मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो वो दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, अब आपके हैं वाटरफॉल, यानी कि आपके झरने, या जिनको आप जलप्रपात भी बोलते हो। अब ये पढ़ने से पहले मेरा यहाँ पे सुन लेना, आपके जो वाटरफॉल है वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं आपके परमानेंट वाटरफॉल, और एक आपके बनते हैं टेम्परेरी वाटरफॉल। परमानेंट वाटरफॉल कैसे बनते हैं, परमानेंट वाटरफॉल बनते हैं जब आपकी रॉक्स देखो, जब आपकी रॉक्स ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में होती है तब तो आपके बनते हैं टेम्परेरी वाटरफॉल। जब आपकी रॉक ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट में होते हैं तब आपके बनते हैं स्थायी वाटरफॉल। ये देखो, ऐसा नहीं है, अगर आपकी रॉक्स हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी हो तो भी आपके क्या है, स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके के आपके जो वाटरफॉल है बन सकते हैं।
आपका सबसे पहली कंडीशन क्या है? हाँ जी, जैसे आपका नदी वी शेप वैली के बाद गोर्ज और कैनियन बनाती है, उसके बाद वैसे ही आपका वोल्केनो पहले क्रेटर बनाता है, क्रेटर के बाद काल्डेरा। क्रेटर का जब इरोजन और ज्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा जो एक्सटेंडेड जो वोल्केनो बनता है, उसको बोला जाता है आपका काल्डेरा, कढ़ाई जैसा। ठीक है, अब आपका मैं बताई थी झरने। देखो, आपका जो जलप्रपात है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी रॉक का नेचर। आपका रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकती है, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक। तो अब क्या होगा, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक होगी। तो आप ये जो नदी यहाँ से गिर रही है, यहाँ से जो बह रही है, वो क्या करेगी? जो सॉफ्ट रॉक है उसको तो कट कर देगी और हार्ड रॉक को ऐसे ही छोड़ देगी। तो आपका कैसी शेप बन जाएगी? आपकी ऐसी सी शेप बन जाएगी। ठीक है, और पानी यहाँ से गिरेगा, ऐसे गिरता दिखेगा, इसको बोला जाता है आपका वाटरफॉल। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बस हार्ड रॉक बच गई। ये जो अंदर की तरफ गया है ना, ये इतना ज्यादा इरोजन हो गया, ये किसका हो गया? आपकी सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया है। ठीक है, और ये आपकी क्या बच गई? ये आपकी हार्ड रॉक बन गई, बच गई है। इसको बोला जाता है आपका वाटरफॉल। ऐसे बनते हैं आपके वाटरफॉल। या तो आपकी रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल बिछी हो सकती है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक के सीक्वेंस में, या फिर आपकी हो सकती है ऐसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। ठीक है, ये देखो ऐसे। आप, ये कोई चट्टान है, इस चट्टान में कैसी रॉक है? यहाँ पे ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, फिर ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, फिर ये हार्ड रॉक और ये सॉफ्ट रॉक। अब कैसे बनेगा? अब देखो, ये जो हार्ड रॉक है ना, ये तो ऐसे के ऐसे खड़ी रहेंगी ऐसे, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उसका क्या हो जाएगा? आपका इरोजन हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे। तो ये पानी आपको ऐसे गिरता हुआ दिखाई देगा, उछलता हुआ दिखाई देगा। इनको आप रैपिड्स भी बोल सकते हो और इनको आप वाटरफॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे बनते हैं आपके जलप्रपात। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि जलप्रपात कैसे बनते हैं, तो एक बार मेरे को कंफर्म करके बताओ कि आपको समझ में आ गया वाटरफॉल कैसे बनते हैं। ठीक है, और एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं वाटरफॉल क्या होते हैं। Waterfall or simply fall are caused because of sudden descent or abrupt break in longitudinal course of river due to host of factor। आपका ये कहते हैं कि झरने या सीधे तौर पर गिरना कई कारकों के कारण नदी के अनुदैर्ध्य मार्ग में अचानक गिरावट या अचानक टूटने के कारण हो सकता है। चट्टानों के सापेक्ष प्रतिरोध में भिन्नता, यानी कि आपकी जो चट्टान है, चट्टानों में वेरिएशन हो सकता है, कहीं पे आपकी सॉफ्ट रॉक, कहीं पे आपकी हार्ड रॉक। ठीक है, आपकी लैंड फॉर्म में वेरिएशन हो सकता है, समुद्र तल में गिरावट की वजह से बन सकता है, हमारे जो अर्थ में रोटेशन होते हैं उसकी वजह से चेंज आ सकता है। आपका जो झरना वो एक लंबी प्रोफाइल होती है, लंबी प्रोफाइल में एक बड़ी ऊंचाई से भारी मात्रा में पानी की ऊर्ध्वाधर बूंद के रूप में, यानी कि एक ऊंचाई से पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसको बोला जाता है आपका वाटरफॉल। और आपने वाटरफॉल देखे भी होंगे। आप कोई भी वाटरफॉल का नाम लिख के बता दो। ये देखो, द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये देखो, ये आपकी हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, आपको ऊपर जो दिख रही है आपकी हार्ड रॉक है, ये नीचे आपकी सॉफ्ट रॉक है। हार्ड रॉक ऐसे की ऐसी रहती है, लेकिन ये जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता जाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, पानी नीचे गिरता रहता है और इस जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक को पिघला देता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इरोजन और जो फिजिकल इरोजन है उसकी वजह से इस चट्टान का क्या कर देता है, इरोजन कर देता है। ये आपको दिख रहा है ना कैसे आपका इरोजन हो रहा है। हार्ड रॉक ऐसे कैसे बची रह जाती है। फिर एक पॉइंट पे क्या होता है, ये जो हार्ड रॉक है ना, ये भी धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती है और इस तरीके से आपका क्या है, वाटरफॉल बन जाता है। ये देखो, हार्ड रॉक ओवरहैंग अबव द प्लंज पुल। प्लंज पुल क्या होता है?
हाँ जी, नियाग्रा। ये जो नीचे आपको ये दिख रहा है ना, प्लंज पूल को हम कहते हैं अवनमन कुंड। ठीक है। ये जब आपका पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत क्या है, बहुत गड्ढे हो जाते हैं, बहुत गहराई हो जाती है, इसको बोला जाता है आपका प्लंज पुल। मैंने आपको बताया था पोर्ट होल का जो बड़ा रूप होता है उसको बोला जाता है प्लंज होल। आपके पोर्ट होल में तो छोटे इतने छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, लेकिन प्लंज पुल में ऐसे गहराई बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, इसको बोला जाता है आपका प्लंज पुल। ये होता है आपकी वाटरफॉल की फॉर्मेशन, ऐसे बनता है आपका वाटरफॉल। ये देखो आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक ऐसे कैसे रह जाती है, लेकिन सॉफ्ट रॉक जो है वो कटते जाती है, कटते जाती है, और इस वजह से आपका जो वाटरफॉल है वो बन जाता है। बेटे आपको ये जो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल के नाम याद रखने हैं, कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे बनता है। ठीक है, इन वाटरफॉल के आपको नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका जो फेमस वाटरफॉल है, जैसे आपसे शरावती वाटरफॉल पूछा गया है, ठीक है, आपसे गरसोपा वाटरफॉल पूछा गया है, बहुत सारे जो वाटरफॉल आपसे पूछे गए हैं। आगे चलकर आपसे धुआंधार वाटरफॉल पूछा जा सकता है, आपको दूध सागर वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल, ये सारे जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो आपके जो वाटरफॉल है, सिग्निफिकेंट वाटरफॉल आपका टोन्स फॉल है, टोन्स नदी पर, एमपी में। गंगा की ट्रिब्यूटरी है एक टोन्स रिवर, उस पर एक आपका वाटरफॉल है जिसको बोला जाता है आपका टोन्स फॉल। आपका चचाई फॉल, चचाई फॉल कहाँ पे है, बिहार में जो रिवर है, बिहार में रिवर है आपका, उस पर है ये चचाई वाटरफॉल। आपका केवती फॉल है, ओडा फॉल है, देवधारी फॉल है। ठीक है, आपका टेलार कुंड फॉल है, सुआरा फॉल है, ओखरीन कुंड फॉल है, दुहान कुंड। ये सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए, ये आपको याद नहीं करने हैं। जो आपको याद करने हैं इंडिया के वाटरफॉल मैं उनको दूंगी। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आ गया, मेरे को बताओ जल्दी से। हाँ जी, धुआंधार वाटरफॉल आपका एमपी जबलपुर भेड़ाघाट, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हमें पढ़ना है पोर्ट होल। क्या पोर्ट होल की आपको ये जो तस्वीर है, ये आपको इमेज क्लियर दिख रही है। इसमें क्या होता है ना, जब आपका पानी, ये आपका पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वजह से आपकी चट्टान में ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये कौन सी प्रक्रिया की वजह से ये गड्ढे हुए हैं, एब्रेशन की वजह से। और इसको बोला जाता है आपका पोर्ट होल। और पोर्ट होल का जो बड़ा रूप होता है उसको बोला जाता है आपका प्लंज पुल। बहुत बड़े आकार के गड्ढों को प्लंज पुल कहा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना। आप पढ़ते हैं पोर्ट होल को। पोर्ट होल कैसे होता है, द केटल लाइक स्मॉल डिप्रेशन, यानी कि आपकी जैसे केटली होती है ना, ऐसे आपकी केतली जैसे स्मॉल गड्ढों को, रॉक में जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं रिवर के द्वारा, उनको बोला जाता है आपका पोर्ट होल। पोर्ट होल जनरली आपके ऐसे सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती हैं इनकी। और पोर्ट होल कैसे बनते हैं आपके, जैसे जो चट्टान आपकी सैंड स्टोन होगी या ग्रेनाइट की होगी, उसमें क्या आपका एब्रेशन वर्क ज्यादा करता है। एब्रेशन वर्क क्या होता है, जब आपके पानी में भी कुछ आपकी क्या होती हैं, पानी में रॉक के कुछ टुकड़े होते हैं, तो वो जैसे ही ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रहार करते हैं आपकी बेड रॉक पे, जिसकी वजह से उनमें होल हो जाते हैं, और उनको बोला जाता है आपका पोर्ट होल। पोर्ट होल और पोर्ट होल ड्रिलिंग is the mechanism through which the grinding tools when catch in the water eddies
or swirling water start dancing in circular manner and grind and drill the rock bed of the valley like drilling machine, and thus form small holes which are gradually enlarged by the repetition of the mechanism. अब आप नहीं समझे होगे ये क्या होता है। आपका पोर्ट होल या पोर्ट होल ड्रिलिंग वह तंत्र है जिसके माध्यम से पीसने वाले उपकरण जब पानी की लहरों के साथ घूमते हैं या पानी में फंस जाते हैं तो गोलाकार तरीके से जो है नृत्य करना शुरू कर देते हैं और ड्रिलिंग मशीन की तरह घाटियों के रोक बेड को पीसते और ड्रिल करते। ये क्या कहते हैं, जैसे आप ना कभी जैसे ट्यूबवेल होता है ना, वहां पे भी ये चीज करके देखना। ट्यूबवेल से जो फिर वो नाली के द्वारा हम पानी नहीं देते हैं, तो वहां पे जैसे आपका कोई एक पत्थर है, वो पत्थर जब आपकी तली से घिसटता है ना, तो कई बार ये जो आपका पत्थर है ना तली में फंस जाता है और वहीं पे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपकी तली में बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इन गड्ढों को ही क्या बोला जाता है, आपका पोर्ट होल। और जब इन पोर्ट होल का बड़ा रूप हो जाता है उसको बोला जाता है प्लंज पूल। ठीक है, ये देखो, पोर्ट होल ऑफ मच बिगर साइज आर कोल्ड प्लंज पुल। पोर्ट होल के बड़े रूप को क्या बोला जाता है, प्लंज पुल बोला जाता है। प्लंज पुल जनरली हमारी जो रोक की आधार चट्टान यानी कि जो हमारी रोक का बेस होता है वहां पे बनते हैं, यानी कि वाटरफॉल के बेस में। ये आपका वाटरफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है यानी कि आधार पॉइंट, वहां पे हमारे क्या बनते हैं, ये प्लंज पुल बनते हैं। ठीक है, बहुत बड़े आकार के गड्ढों को प्लंज पुल कहा जाता है। वास्तव में प्लंज पुल आमतौर पर झरनों के तेज पानी द्वारा चट्टानों के टकराने के कारण झरनों के आधार पर बनते हैं। तो बेटे ये आई होप मैंने आपको अब कितने लैंडफॉर्म बताए हैं, वी शेप वैली बताई है। वी शेप वैली के बाद आपके मैंने गोर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड, पोर्ट होल, प्लंज पुल, 7 तरीके के मैंने आपको टाइप बताए हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म बताए हैं रिवर के द्वारा। नेम याद रखना। बताओ ये आपको क्लियर है? ये देखो क्लियर है ना आपको? तो उसके बाद नहीं है क्लियर तो बताओ मेरे को। उसके बाद होते हैं आपके स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस यानी कि संरचनात्मक बेंच। अब ये स्ट्रक्चरल बेंचेस कैसे बनते हैं ये देखो, यहाँ पे ये आपका नदी है, नदी के अंदर का है ये। जब आपका डिफरेंट तरीके से इरोजन होता है तो सीढ़ी नुमा ऐसे कुछ आपकी आकृति बन जाती है, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस कैसे बनते हैं, ये देखो, ये आपका नदी बह रही है, ये नदी के अंदर आपकी ये चट्टान है। ठीक है, ये आपके दोनों किनारे, ये किनारा और किनारा, इस पे चट्टान कैसे बिछी हुई है, ऐसे बिछी हुई है, एक हार्ड रॉक एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड रॉक एक सॉफ्ट रॉक। तो नदी क्या करती है, जो आपकी सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन कर देती है, हार्ड रॉक ऐसे बची रह जाती है। तो आपकी कैसे आकृति बन जाती है, आपकी हार्ड रॉक ऐसे कैसे बन जाती है, ठीक है, और आपकी सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, ऐसे सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है। हार्ड रॉक और आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो ये जो आकृति बनती है ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, इसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है इसको, आपका स्ट्रक्चरल बेंचेस। स्ट्रक्चरल बेंचेस किसकी वजह से बनते हैं, याद रखना, ये स्ट्रक्चरल बेंच, इसको आप रिवर टेरेस भी बोलते हो, जो आपकी वैली के फ्लोर पर बनते हैं यानी कि घाटी की तली में बनते हैं। ठीक है, यानी कि ओल्डर जो फ्लड प्लेन है उसमें बनते हैं। स्पोर्ट होल, अरे बेटे पोर्ट होल है सविता, वो स्पोर्ट होल नहीं है। पोर्ट होल कैसे बनते हैं, देखो पोर्ट होल बनते हैं, पोर्ट होल कैसे बनते हैं, आपकी ये जो चट्टान है, चट्टान का आधार है, और ये आपकी चट्टाने, यहाँ से जो नदी है वो गिर रही है ऐसे। जब नदी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या होता है, आपके कुछ पत्थर होते हैं, तो कई बार वे पत्थर क्या करते हैं ना, पानी के साथ
आपका ये जो पत्थर होते हैं, जो आपका तली है ना, तली से रगड़ खाते हैं। जब तली से रगड़ खाते हैं ना, तो कई बार ये है ना, कोई छोटे से होल में अंदर फंस जाते हैं और फंस के फिर क्या है, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों को पोर्ट होल बोला जाता है। ठीक है। और पोर्ट होल का भी जो बड़ा रूप होता है उसको प्लंज पुल बोला जाता है। ये होते हैं आपके पोर्ट होल। रिवर टेरिस कैसे बनते हैं? रिवर टेरिस आर जनरली फॉर्म टू डाइसेक्शन ऑफ फ्लूवियल सेडिमेंट ऑफ फ्लड प्लेन डिपोजिटेड अलोंग अ वैली रिवर। आपके जो टेरेस होते हैं दो तरीके के होते हैं, आपके पेयर्ड टेरेस और अनपेयर्ड टेरेस। ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके? दे आर अरेंज्ड इन स्टेप लाइक फॉर्म। जैसे सीढ़ी बन जाती है ना, सीढ़ी होती है ना, ऐसे ही ये बन जाते हैं। और ये क्यों बनते हैं आपके? डिफरेंशियल इरोजन, यानी कि आपका जो हार्ड और सॉफ्ट रॉक होते हैं उनका अलग अलग तरीके से इरोजन होने की वजह से आपके ये स्ट्रक्चरल बेंचेस या रिवर टेरेस बनती हैं। आपकी क्या बनती हैं? स्ट्रक्चरल बेंचेस की मैं बात कर रही हूँ, रिवर टेरिस की नहीं। पहले स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक बेंच कैसे बनते हैं? सबसे निचली घाटी तल के दोनों ओर सीढ़ी नुमा सपाट सतहों को छत कहा जाता है। आपकी कठोर और नरम चट्टाने तलों के वैकल्पिक बेडों के विभेदक क्षण के कारण बनी बेंचों या छतों को स्ट्रक्चरल बेंचेस कहा जाता है। ये कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो ये किस की वजह से बनते हैं? आपका जो इरोजन होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। ये होते हैं आपके, ये आपकी रोक है, दोनों आपका रोक है। और ये आपकी नदी के दोनों घाटी के दोनों किनारे, ये और ये। तो नदी कैसे इरोजन करती है? यहाँ से आपकी हार्ड रॉक तो ऐसे बची रहती है, सॉफ्ट रॉक ऐसे। ठीक है। तो ऐसे 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 आपकी जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ी नुमा, ऐसे बन जाते हैं आपकी स्ट्रक्चरल बेंचेस। और ऐसे ही बनते हैं आपके पेयर्ड टेरेसेस। ठीक है। अब दो बता दिए, रिवर टेरेस और स्ट्रक्चरल बेंचेस। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटे। उसके बाद बनता है आपका रिवर मिएंडर। मिएंडर का मतलब क्या होता है? आपकी नदी बल खाती हुई ऐसे चलती है। कहाँ पे बल खाती हुई नदी ऐसे चलती है? आपकी मैच्योर स्टेज में आपकी जो नदी है वो बल खाती हुई चलती है। बल खाती हुई इसलिए नहीं चलती क्योंकि आपके जो धरातल है उसका स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, नहीं। ये नदी बल खाती हुई इसलिए चलती है क्योंकि अब नदी की एबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि नदी का जो पानी है उसमें अब कम क्षमता है, जो उसके अंदर भार है ना, सेडिमेंट है, उसको ढोने की क्षमता कम रह जाती है। तो वो उसको क्या करती है? वो उस सेडिमेंट को छोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है। आपके सेडिमेंट को क्या कर देती है? छोड़ना शुरू कर देती है। और जहां सेडिमेंट को छोड़ती है, यहाँ पे छोड़ती है, तो नदी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इस डिपॉजिट किए हुए सेडिमेंट को हटा दे। तो वो क्या करती है? वो अपना रास्ता बदल लेती है, दूसरी जगह से बहने लग जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो नदी आपके जैसे सांप चलता है ऐसे बल खाती हुई चलती है, और इसको बोला जाता है आपका रिवर मिएंडर। ठीक है। रिवर मिएंडर रेफर टू द बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोर्स ऑफ रिवर, यानी कि नदी के घुमावदार, नदी में जब घुमावदार मोड़ आ जाते हैं उसको बोला जाता है रिवर मिएंडर। ठीक है। आपका द बैंड ऑफ साइनस रिवर, आपका जो ये रिवर मिएंडर है ना, हाँ जी, गोखुर झील आपकी रिवर मिएंड्रिक की वजह से बनती है। देखो, आपकी ऐसे रिवर मिएंडर करती हुई चलती है ना, ऐसे रिवर चल रही है। तो अब रिवर क्या करती है? आपका जो ये कन्वेक्स शेप है, कन्वेक्स स्लोप है, यहाँ पे तो क्या करती है? यहाँ पे तो डिपोजिशन कर देती है और यहाँ पे इरोजन कर देती है। ठीक है। आपका यहाँ पे फिर ये इरोजन करती, यहाँ पे डिपोजिशन होता जाएगा होता जाएगा। तो एक पॉइंट पे देखो इतना ज्यादा सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो अब नदी क्या करती है? यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, नदी से बिल्कुल कट जाता है। आपके जैसे गाय के खुर होते हैं ना, ऐसे बन जाता है। और नदी यहाँ से क्या फिर ऐसे बहना शुरू कर देती है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये नदी का बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसको बोला जाता है आपका ओक्सबो लेक। ठीक है। ये होते हैं आपके
या गोखुर झील भी जिसको बोला जाता है। देखो, द अदर साइड ऑफ द मिएंडर बेल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वेक्स स्लोप विच रिसीव डिपोजिशन। यानी कि ये होता है आपका कन्वेक्स स्लोप और ये होता है आपका कनकेव स्लोप। ये जो कन्वेक्स स्लोप है यहाँ पे आपका डिपोजिशन होता है और ये जो कनकेव स्लोप है यहाँ पे आपका इरोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगातार जो है क्या होता रहता है, लगातार आपका इरोजन होता रहता है, होता रहता है। और नदी क्या करती है, इस सेडिमेंट को हटा नहीं सकती, तो वो अपना ही रास्ता बदल के दूसरी तरफ से चली जाती है। और एक पॉइंट पे ये जो आपका पार्ट है ये नदी से बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं गोखुर झील या ओक्सबो लेक। ठीक है, ये देखो, ये आपकी रिवर मिएंडर करती हुई आपको दिख रही है ना, ऐसे सांप की आकृति में आपकी नदी चलती हुई दिख रही है। तो इसमें आपको देखो, एक यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ना, ये तो आपकी सिर्फ क्या है, ये आपका पानी है। लेकिन जो ये आपको स्लेटी कलर दिख रहा है, ये आपका क्या है, सेडिमेंट है। ये सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है और एक पॉइंट पे क्या होता है, ये सेडिमेंट बिल्कुल ऐसी आकृति, गोल आकृति ले लेता है और आपकी जो नदी है, नदी इस शेप को हटा पाने में मजबूर हो जाती है, हटा नहीं पाती है, वो दूसरी साइड से अपना रास्ता बना लेती है। इसको बोला जाता है आपका गोखुर लेक या ओक्सबो लेक। ठीक है, ये डिपोजिशनल फीचर आपका बनता है। देखो, आपका जो साइनोसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये साइनोसिटी इंडेक्स आपका मोर्फोमीट्रिक जो एनालिसिस है उसमें पढ़ते हैं। साइनोसिटी इंडेक्स होता है कि आपकी नदी के एक्चुअल पाथ से जो चेंज आया है एक्सपेक्टेड पाथ में, या ना जितना डेविएशन हुआ है, जितना मोड आया है, द डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड पाथ फ्रॉम एक्सपेक्टेड पाथ। यानी कि आपके जो एक्चुअल नदी की शेप है, आपकी एक्चुअल नदी की शेप ये थी, इससे आपकी नदी में जो ये आपके डेविएशन आए, ये जो मोड़ आए हैं, इसको बोला जाता है आपका साइनोसिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी कि आपका ऑब्जर्व्ड अपॉन में एक्सपेक्टेड पाथ। ठीक है, और ये आपकी रिवर का मैग्नीट्यूड बताते हैं। अगर जो वैल्यू है साइनोसिटी इंडेक्स की 1 और 1.3 के बीच में है, तो हमारी जो रिवर है वो साइनस है, यानी कि रिवर मिएंडर कर रही है। एंड द स्ट्रीम बिटवीन एंड द स्ट्रीम बिकम मिएंडरिंग, यानी कि आपकी जो नदी है वो क्या कर रही है, मिएंडर कर रही है। अगर आपकी वैल्यू, इफ द वैल्यू एक्सीड 1.3, देखो अगर आपकी जो वैल्यू है वो 1 से 1.3 के बीच में है, तो आपकी जो नदी है उसमें वो साइनस है। ठीक है, लेकिन जब आपकी रिवर 1.3 की वैल्यू को पार कर जाती है, तो आपकी रिवर मिएंडर करने लगती है। और आपका जो मिएंडर है वो किसका रिजल्ट है, इरोजन और डिपोजिशन दोनों का इकट्ठा रिजल्ट है, ये याद रखना। इरोजन और डिपोजिशन दोनों का इकट्ठा जो आपका रिजल्ट है वो है आपका मिएंडर। आया आपको समझ में मिएंडर क्या होता है? आपके देखो मिएंडर के कुछ पार्ट दे रखे हैं, नॉर्मल मिएंडर, इंसाइज मिएंडर, मिसफिट मिएंडर, वेवी टाइप मिएंडर, हॉर्स शॉप मिएंडर और ऑक्सबो। तो ये सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए कि मिएंडर के ये नेम होते हैं, नॉर्मल मिएंडर, इंसाइज मिएंडर, मिसफिट अनफिट मिएंडर, वेवी टाइप मिएंडर, हॉर्स शो टाइप ऑफ मिएंडर, ऑक्सबो और ब्रेसलेट टाइप ऑफ मिएंडर। ठीक है, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होते हैं? पेनी प्लेन आपकी नदी सबसे लास्ट स्टेज में, ओल्ड स्टेज में जो मैदान बनता है, खुला मैदान होता है, उसको बोला जाता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन में छोटी छोटी रेजिडुअल हिल्स होती हैं। उन रेजिडुअल हिल्स को क्या बोला जाता है? उन रेजिडुअल हिल्स को बोला जाता है आपका मोनेडेनोक। ये आपका जो प्लेन होता है इसको बोला जाता है पेनी प्लेन, और इस पेनी प्लेन में जो छोटी छोटी हिल होती हैं उसको बोला जाता है आपका मोनेडेनोक। ये जो रेजिडुअल हिल बच जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? आपका मोनेडेनोक। ठीक है, आपका जो पेनी प्लेन होता है वो उबड़ खाबड़ मैदान होता है, उसमें छोटी छोटी आपकी पहाड़ियां होती हैं।
ठीक है, अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, उसको बोला जाता है आपका पेनीप्लेन। और ये पेनीप्लेन कैसे बचता है? पेनीप्लेन लेफ्ट ड्यू टू लेस इरोजन ऑफ रेजिस्टेंट। ये आपका जो मोनेडोनो कैसे बनता है ये भी अभी बताऊंगी, ठीक है। ये याद रखना, जो आपका पेनी प्लेन है ये एंड प्रोडक्ट है आपकी साइकिल ऑफ इरोजन का, यानी कि सबसे लास्ट में बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है पेनी प्लेन। और इस पेनी प्लेन को अलग अलग जोग्राफर ने अलग अलग नाम दिए, जैसे आपके विलियम मॉरिस डेविस ने दिया है पेनी प्लेन, आपके पेंक ने दिया है ये एंड्रम्फ नाम दिया है, आपका पेनप्लेन नाम दिया है CH क्रिकमे ने, पेडीप्लेन नाम दिया आपके LC किंग ने, एच प्लेन दिया है आपका पग ने और थॉमस ने, और पेन फैन दिया है आपके AC लोसन ने। तो अब ये जो नेम है मैंने आपको ऑलरेडी आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये आपके एग्जाम में आते हैं, एक बार इनको पढ़ो। बेटे पेनल्टीज क्या होता है? पेनी प्लेन होता है। आप पेनी प्लेन में और पेडी प्लेन में डिफरेंस पूछ रहे हो? पेनी प्लेन में और पेडी प्लेन में जो है डिफरेंस पूछ रहे हो ना आप? पेनी प्लेन और पेडी प्लेन क्या होता है? देखो, आपका पेनी प्लेन कैसे बनता है? रिवर जब लास्ट में, देखो रिवर क्या करती है, यहाँ से इन पहाड़ों से शुरू होती है, ऐसे यहाँ से शुरू होती है, और लास्ट में रिवर क्या करती है, इन रॉक्स को बिल्कुल खत्म कर देती है, और एक आपका कैसा मैदान बच जाता है, आपका खाली मैदान बच जाता है, और उसमें इन पहाड़ियों का जो रूप है वो छोटा छोटा हो जाता है, उसको बोला जाता है आपका पेनी प्लेन। लेकिन आपका पेडी प्लेन क्या होता है? पेडी प्लेन बनता है आपके बैक वेस्टिंग की वजह से, यानी कि पीछे हटने की वजह से हेडवर्ड इरोजन होता है। हेडवर्ड इरोजन क्या है? ऐसे आपकी रोक है, इस रोक का ऐसे देखो, ऐसे इरोजन हो गया, ये इरोजन हो गया, ये इरोजन हो गया, ये इरोजन हो गया, तो इसकी वजह से ये होता है आपका हेडवर्ड इरोजन, शीर्ष अपर्दन। इसकी वजह से आपकी रिवर की लंबाई बढ़ जाती है, और ऐसे ही आपके जब ऐसे दो प्लेन मिल जाते हैं, तो दो पेडी प्लेन, जो आपके दो प्लेन मिलते हैं, उसकी वजह से आपका पेडी प्लेन बनता है। तो पेडी प्लेन भी आपका एक फीचरलेस प्लेन ही होता है, पेन प्लेन की तरह ही, बस इसके नेम अलग अलग हैं। ये नेम अलग अलग दे दिए हैं, चीज सेम ही है, बस उनके नाम अलग अलग दे दिए हैं। जैसे विलियम मॉरिस डेविस ने इसको पेनी प्लेन बोल दिया, आपके पेंक ने इसको एंड्रम्फ बोल दिया, आपकी CH क्रिकमे ने इसको पेन प्लेन बोल दिया, LC किंग ने इसको पेडी प्लेन बोल दिया, आपके पग और थॉमस ने एच प्लेन बोल दिया, आपके लोसन ने पेन फैन बोल दिया। नाम चीज सेम ही है, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका पेनी प्लेन है, और इसमें ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां बच गई हैं इसको मोनेडोनोक बोला गया है, ठीक है। अब आपकी जो रिवर है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करती है? रिवर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है चार तरीकों से, बाय ट्रैक्शन, बाय साल्टेशन, बाय सस्पेंशन, बाय सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है घुलाकर, जब रिवर एक जब घुलाकर रिवर क्या करती है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देती है आपके पार्टिकल्स को। हाँ जी काजल, पेडी प्लेन पेनी प्लेन एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग दे दिए हैं। आपका ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन होता है आपका, ये देखो, लुढ़क लुढ़क कर, आपका जब ये छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के या आपकी रोक के पानी के द्वारा लुढ़क लुढ़क कर आगे चलते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका ट्रैक्शन, यानी कि घिसट घिसट कर आगे चलते हैं, उसको बोला जाता है आपका ट्रैक्शन। साल्टेशन किसको बोला जाता है? जब आपके जो ये टुकड़े ये लुढ़क लुढ़क कर आगे चलते, तो उसको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका साल्टेशन। सस्पेंशन किसको बोला जाता है?
सस्पेंशन बोला जाता है जब आपके ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े पानी के साथ लटक कर चलते हैं तो उसको बोला जाता है सस्पेंशन। ये पानी के साथ लटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका सस्पेंशन। आपका ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका सेडिमेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है। उसके 4 तरीके हैं, ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन। ट्रैक्शन में घिसट घिसट कर आपका जो साइज होता है आपके सेडिमेंट का वो जब बड़ा होता है तो वो पानी के द्वारा घिसट घिसट कर आगे चलता है। साल्टेशन में उछल उछल कर आगे चलता है, सस्पेंशन में लटक कर, और सॉल्यूशन में पानी के साथ घुल कर। तो ये 4 तरीके होते हैं आपके स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, और आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा टाइप है जो इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का टाइप नहीं है या कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का टाइप है। ठीक है, अब आपका है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आपके सबसे पहले बनते हैं एल्यूवियल फैन एंड कोन। एल्यूवियल फैन एंड कोन क्या होते हैं, ये देखो ये आपके पहाड़ हैं। ठीक है, जैसे ही नदियां पहाड़ से आपका प्लेन में घुसती है ना, तो आपको पता है नदियां पहाड़ों से बहुत ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ लाती है। जब बहुत ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ लाती है तो नदियां एकदम से क्या करती है, इस सेडिमेंट को तलहटी में, यानी कि जहाँ पे पहाड़ी आपका जो पहाड़ी एरिया वो खत्म होता है और प्लेन एरिया शुरू होता है ना, वहां पे ये सारा क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से आपका ये जो सेडिमेंट है ऐसे पंखे के आकार में फैल जाता है, इसको बोला जाता है एल्यूवियल फैन। जब यही आपका ये जो आकार है ये ऐसे बड़ा हो जाता है, ऐसे कोन शेप में बिछ जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका एल्यूवियल कोन। ये होता है आपका एल्यूवियल फैन एंड कोन, ये आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। उसके बाद आपके नेचुरल लिवाइस यानी कि प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, जैसे आपने देखा है नदियों नदियों के किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। आपकी नदियां क्या करती है, जब नदियों में बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने की वजह से नदियां अपना जो किनारे है ना, किनारों पे क्या है मिट्टी लाके जमा करती रहती है, जमा करती रहती है, जमा करती रहती है। नदियों के कभी आपने किनारे देखे, वो बहुत ज्यादा भारी भारी होते हैं, इनको बोला जाता है प्राकृतिक तटबंध। यानी कि नदी के दोनों किनारों पर जल के छलकते पानी द्वारा आपके तलछट के जमाव से बनी ऊंचाई की टीलों या कटकों को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। और ये प्राकृतिक जो तटबंध है, आपका सभी धाराएं भी जो है प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नहीं करते, लेकिन आपकी जो ये नेचुरल लिवाइस है या प्राकृतिक तटबंध है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी कई बार जो नदियां हैं, नदियों में बाढ़ आने का जो खतरा है वो टल जाता है। ये आपकी नदियों को क्या है बचा लेते हैं। जैसे आपने देखे हो नदियों के जो किनारे होते हैं ना, वो बहुत वहां पे मिट्टी बहुत भारी मात्रा में मिलती है, वो नदी ही इकट्ठा करती है अपने किनारों पे। जो आपकी ये होती है ना धाराएं, वो इस पानी को यहाँ पे मारती है, देखिए यहाँ पे मारती है, तो इसके साथ गाद भी जाती है, वो मिट्टी यहीं पे रह जाती है, तो इसको बोला जाता है आपका प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आप सबको पता है, डेल्टा कैसा है, ट्राइंगुलर इन शेप। डेल्टा कब बनता है, जब नदी अपने साथ सेडिमेंट को आगे ले जाने में असमर्थ हो जाती है, तो वो अपना सेडिमेंट वही छोड़ देते हैं। ये देखो ये सेडिमेंट नदी ने यहीं पे छोड़ दिया, और नदी अपना रास्ता फिर क्या, नदी यहाँ से बहने लगती है, यहाँ से बहने लगती है, यहाँ से बहने लगती है, जहाँ पे सेडिमेंट है उस सेडिमेंट को छोड़ के दूसरी जगह से ये बहने लगती है, और इस तरीके से आपकी जो शेप बनती है उसको बोला जाता है डेल्टा शेप। डेल्टा की जो शेप है वो ऐसे ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर शेप जैसी होती है। ठीक है, और आपका ये जो वर्ड डेल्टा, ये सबसे पहले आपका जो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस है उन्होंने यूज किया था। ठीक है, किसके लिए, जो नील नदी है उसके डेल्टा के लिए यूज किया था। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि आपका डेल्टा कब बनेगा। डेल्टा के लिए कुछ कंडीशन होती है। आइडियल फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ डेल्टा इंक्लूड। क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो लिख लो,
सबसे पहली कंडीशन है नदी सी में मिलती हो, नदी सी में मिलती हो तब डेल्टा मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो आपका ढाल है वो कम होना चाहिए, यानी कि जहां पे नदी समुद्र से मिले वहां पे ढाल कम होना चाहिए। अगर आपका ऐसे खड़ा ढाल है तो आपका डेल्टा नहीं बनेगा, फिर बनेगी एस्चुरी। ठीक है, तो आपका ढाल कैसा होना चाहिए, आपका ढाल होना चाहिए जेंटल स्लोप होना चाहिए। दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपका डेल्टा के लिए कंडीशन है, पहला नदी समुद्र में मिलती हो, आपकी जो दूसरा है वो जेंटल स्लोप हो, तीसरा आपका सेडिमेंट होना चाहिए, सेडिमेंट की मात्रा होना चाहिए। अगर सेडिमेंट नहीं है तो पानी में रुकाव नहीं आएगा, वो नदी कैसे रुकेगी, तो सेडिमेंट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार आपकी जो नदी है वो कैसे, और नदी की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और नदी में जो लोड है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डेल्टा बनता है। आपका जो डेल्टा है, डेल्टा के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोला गया है टॉप सेट बेड, फिर बीच वाले को बोला गया है फोर सेट बेड, और सबसे नीचे जो बनता है उसको बोला जाता है बॉटम सेट बेड। ये होते हैं आपके डेल्टा के टाइप। ठीक है, ये देखो आपको मैंने एल्यूवियल फैन, ये एल्यूवियल फैन का जब रूप बड़ा हो जाता है उसको बोला जाता है आपका एल्यूवियल कोन। अब आपके डेल्टा के कुछ टाइप है, आपका आर्क्यूएट डेल्टा है, बर्ड फुट डेल्टा, एस्चुराइन डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा और ब्लॉक्ड डेल्टा। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है वो है ये बर्ड शेप डेल्टा। बर्ड शेप डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, एक लौता आपका एक्सेप्शनल केस है जो आपकी बनाती है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर कहाँ की है आपकी, यूएसए। यूएसए की जो मिसिसिपी रिवर है वो आपका जो बनाती है डेल्टा वो सिर्फ बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। आर्क्यूएट डेल्टा कौन से होती है, आर्क की शेप में ऐसे जो डेल्टा बनता है उसको बोला जाता है आपका आर्क्यूएट डेल्टा। और इस तरीके का जो डेल्टा नदी बनाती है इस आपका वो है गंगा रिवर, राइन डेल्टा, येलो डेल्टा। ठीक है, और बर्ड फुट डेल्टा का एग्जांपल ये मिसिसिपी डेल्टा है, ये आपको बेस्ट एग्जांपल दिया गया है वर्ल्ड का, और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आपका एस्चुराइन डेल्टा और एबेंडेंट डेल्टा। बस रुचि, क्लास खत्म होने वाली ही है, आपका ये दो रह गया एस्चुराइन डेल्टा। एस्चुराइन डेल्टा कब बनता है, जब आपकी नदी, अगर आपकी नदी का जहां पे नदी समुद्र से मिलती है अगर वहां पे ढाल कम होगा ना तो आपका बनेगा आपका डेल्टा। लेकिन एस्चुरी कब बनती है, जब आपकी नदी जहां पे समुद्र से मिलती है वहां पे खड़ी ढाल वाली चट्टानें होती है और नदी एकदम से ऊपर से नीचे समुद्र में वर्टिकली गिरती है, तो उसकी वजह से बनता है आपका एस्चुराइन डेल्टा। और इसके एग्जांपल आपकी नर्मदा और तापी, इंडिया में नर्मदा और तापी ऐसी हैं जो आपका कैसा डेल्टा बनाती है, एस्चुराइन डेल्टा। और आपकी जो नदी इसमें मैकेंजी है, विस्तुलतला है, एल्ब है, ओब है। उसके बाद आपका एबंडेंट डेल्टा। एबंडेंट डेल्टा क्या होता है, देखो रिवर अपने ही सेडिमेंट, देखो पहले आपकी कोई नदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट होने की वजह से ये नदी का जो रास्ता वो रुक जाता है और नदी की जो धारा है वो चेंज हो जाती है, वो दूसरी तरफ डेल्टा बनाने लगती है। तो इस वाले डेल्टा को क्या बोला जाता है आपका एबंडेंट डेल्टा, और इस वाले को बोला जाता है आपका ग्रोइंग डेल्टा। हाँ जी, नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं काजल। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप सब लोग जो है लीव कर दो क्लास, आपकी जो पेपर 1 की क्लास आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में 8-10 तक आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो शुरू कर दूंगी। ठीक है, लेफ्ट कर दो बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम एरिड टोपोग्राफी पढ़ेंगे। लीव द क्लास।